नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्पेशल कवरेज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मुद्दा गर्म है। मैं आज चर्चा जान वापी पर सुप्रीम निर्देश की, सुप्रीम आदेश की। जान वापी का मसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक के बाद एक विवाद ज्ञान वापी के को केंद्र में रखकर, उदाहरण में रखकर देश भर में हो रहे हैं। ज्ञान वापी बनारस में एक काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ एक मस्जिद, जहां अ, फिर से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि मंदिर के नीचे क्या था। अदालत भी इन्वॉल्व है, स्थानीय अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और आज सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया है, आदेश आया है। वो ये कि जो बनारस की सिविल जज में सुनवाई कर रहे थे, वो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी समझदार ज्ञानी जज के निगरानी में इस मामले की सुनवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो अब इसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और क्या कर सकता था जो नहीं हो पाया, इन सारे पहलुओं पर बात करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया है, ऐसे ऐसे भी हमारे देश में हम सब अदालत के फैसले को सुप्रीम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे सुप्रीम होता है। हम आप सहमत हो या ना हो, लेकिन इस उसे मानना हमें होता है, आदर के साथ मानना होता है। लेकिन हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि इस सुप्रीम निर्देश के ज्ञान वापी मसले पर क्या असर, क्या फर्क जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एक तो ये है कि तत्काल ये विवाद जो है कि कहीं भी मांग कर उठना कि इस ये मस्जिद है, इसके नीचे खुदाई कीजिए, ये मांग जो तेजी से बढ़ रही है देश में, इस पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी, बल्कि इस फैसले के बाद ये मांग और बढ़ेगी। क्योंकि अब ये तय है कि स्थानीय अदालत इनको सुनेगी। जबकि अब तक ये माना जा रहा था कि 1991 का जो एक्ट है, उपासना स्थल कानून, उसके तहत 1947 के बाद जो धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या दूसरे धार्मिक उपासना स्थल, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। न मंदिर से मस्जिद बन सकता, न मस्जिद से मंदिर। ये जो स्थिति 1947 में रही है वही रहेगी, ये माना जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा है तो स्थानीय अदालतें उस बात को क्यों सुन रही हैं, ये प्रश्न उठ रहा था। इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लिहाजा ये पेच और कस गया है और फंस गया है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, विद्वानों का पैनल है, अलग अलग राजनीतिक दलों से भी हैं, पत्रकार भी हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैनेंद्र अर्कवंशी जी। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य प्रवक्ता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे से मजा हुआ विचार रखते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं और अध्ययनरत रहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीप चंद राठौर जी, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बोलते हैं, और आज के समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बोलना अपने आप में बहुत बड़ा साहस का काम है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीप चंद्र जी। हमारे साथ धन्यवाद सर जी। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, जो शिक्षाविद हैं, पत्रकार भी रहे हैं और इन दिनों पढ़ा रहे हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं लखनऊ में। और हमारे साथ थोड़ी देर में सुरेंद्र दुबे सर भी जुड़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। जैनेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपसे इसलिए कि आप तथ्यों को, ज्ञान वापी वाले मसले को बहुत नज़दीक से देख रहे थे और हम इस विषय पर पहले भी बात कर चुके हैं। तो जैनेंद्र जी, क्या लगता है आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, ये
कैसी उम्मीद जगाता है, कितनी निराशा पैदा करता है, क्या है आपके मन में क्या भाव है? ये एक अदालत दूसरी अदालत को ये कह रही है कि सुप्रीम अदालत डिस्ट्रिक्ट जो अदालत है उसको ये कह रही है कि उनको अपना काम करने दीजिए। वहां भी जज 25-30 साल एक्सपीरियंस होल्डर हैं और उनको काम करने दीजिए। और आपके लिए हमारे रास्ते बंद नहीं हुए। आप पहले वहां सुनवाई एक बार पूरी कर लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जो भी निचली अदालत कर रही है, तो अभी उस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के बाद इसमें एएसआई भी आएगा, हिस्टोरियन भी आएंगे पूरे मामले में। क्योंकि देखिए ये बड़ा पेचीदा मुद्दा है। मैं उस दिन बता रहा था तो कुछ तथ्य बताना भूल गया था, मतलब बहुत नीचे की। मैंने आपको ये तो बताया था औरंगजेब तक तोड़वाया। आप दर्शकों को बता रहे हैं, आप फिर से नए सिरे से आप समझाएंगे नहीं नहीं तो दर्शकों नहीं, को मैं बात समझ में आएगी। जी। अच्छा नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक्चुअली में मंदिर थी। और उसके जी। बारे में जो तथ्य है वो अगर हम त्रेता युग में चले जाएं तो वहां पे ये भी मिलता है हमें कि राजा हरिश्चंद्र ने उसको बनवाया। फिर 2000 साल पहले उसका जी। राजा विक्रमादित्य ने पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद 8वीं 9वीं शताब्दी में उसको तोड़ा गया, लेकिन किसने तोड़ा ये नहीं पता है। लेकिन 11वीं शताब्दी में 1194 में उसको मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, तो उसको फिर से बनवाया गया। 14वीं शताब्दी में उसको तोड़ा जौनपुर के जैनेन्द्र जो। जी, जैनेन्द्र जी, जी इस इतिहास की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर मैं थोड़ी देर इसी के वजह। लिए मान भी लिया जाए कि इस खास जगह पर ऐसे तोड़-फोड़ नहीं हुई है या हुई है, दोनों में कोई भी एक बात मान लिया जाए, तब भी दूसरे ऐसे उदाहरण तो मिलेंगे ही जहां पर कि तोड़-फोड़ हुई है। तो हम क्या नहीं व्यवहार करने वाले हैं, हम कैसे नहीं, आगे जीने वाले हैं, वो मैं मुख्य वही कंसर्न है। जी। वही एक तथ्य बताना चाह रहा था। उस दिन क्या छूट गया था इस कि बीच जो सुरेंद्र दुबे सर का हम स्वागत कर लेते हैं। सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है इस चर्चा में नमस्कार। जुड़ने के लिए। नमस्कार। दर्शक आपका इंतजार कर रहे होते हैं, आप नहीं रहते हैं तो हम बेचैन रहते हैं। दर्शक पूछते हैं कि सुरेंद्र दुबे सर नहीं दिख रहे हैं, तो आपके आने से हमें भी बहुत राहत मिलती है। जी। जैनेन्द्र जी। जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो उस दिन छूट गया था वो ये था कि रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया। उसमें महाराजा रणजीत सिंह ने भी योगदान दिया। 1777 से 1780 तक उन्होंने बनवाया। और महाराजा रणजीत सिंह ने बाद में सोने के छत्र दान दिए। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो है, जो नंदी की प्रतिमा है वो नेपाल के राजा ने दी। अब ये नंदी की प्रतिमा नेपाल के राजा ने दी, तो वो कहाँ पे लगाई गई, ये एक इतिहासकारों के लिए विषय होना चाहिए कि वो क्या वहीं पे लगाई गई थी जहां पे लगनी चाहिए थी या दूसरी जगह लगाई गई। सबसे जी। मुख्य बात ये है। दूसरी चीज कि अगर आप 1991 का जो कोर्ट ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका 4.2 पढ़ेंगे, जो पैरा है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 1947 से पहले अगर जिस पे वाद चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन कोई नया वाद या विवाद कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होगा। उस समय ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर में कोई विवाद नहीं चल रहा था। दूसरी चीज कि अगर हम ये मान लें कि तोड़ा भी गया है, तो क्या भविष्य में सरकार या कोर्ट ये निर्णय देगी कि तो इसको कुल मंदिर मिलाकर घोषित के किया जाए? कुल मिलाकर जैनेन्द्र अरकुवंशी जी, ये बात केवल यही है, जी बात यही ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हम अपेक्षा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट 1991 के कानून को लेकर, जो इस देश में 1947 के बाद वाली स्थिति को है बनाए और बचाए रखने के लिए, और उसको बदलने की जो कोशिश हो रही है उस पर एक मार्गदर्शन लेकर के सुप्रीम कोर्ट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैनेन्द्र। नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे दो चीजें हैं। 17 तारीख को उन्होंने क्या फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जो शिवलिंग जहाँ पे मिला है उस जगह को पेरीमीटर बना दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि अगर कोर्ट चाहती तो इतने समय में आदेश दे सकती थी कि आप लोग परीक्षण कर लीजिए उसका कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। मैं हिंदू विरोधी या मुसलमान विरोधी नहीं हूँ, पहले बता दूं, मेरी पार्टी नहीं है।
दूसरी चीज उन्होंने कही कि वहां पे जो उन्होंने पूजा जो नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी और 20 लोगों की अनुमति दी थी, उन्होंने वो खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जो 20 लोगों का नमाज पढ़ने का है उसको खारिज करके उन्होंने कहा सब पढ़ सकते हैं। आज भी वहां 700-800 लोग आए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा किया जरा जो है वो भाजपा ने इस तरह से षड्यंत्र रचा है कोर्ट में मामले को ले जाके कि लोग इसी में अटके रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य या बुनियादी सुविधाओं पर बात ना करें। जैनेंद्र जी, अब थोड़ा हम दीप चंद्र जी को शामिल करते हैं, कांग्रेस से हैं, और आपने चूंकि भाजपा का नाम ले लिया तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल जो बात है वहाँ पर आना चाहिए। देखिए दीप जी, पार्टी तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही ज्ञान पापी मसले पर। भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एहसास उसका हर जगह है। जैसे हवा बह रही है उसका एहसास होता है, हवा दिखती नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिख भी नहीं रही है और उसका एहसास भी नहीं दिख रहा है, एहसास भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है, क्यों है? ज्ञान वापी में आप हाथ जलाना नहीं चाहते, ज्ञान वापी में कुछ बोल देंगे तो आपकी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बात क्या है, क्यों नहीं बोल रहे? न सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, न विरोध करते हैं, न ये जताते हैं कि वो हम मानते हैं। मानना तो पड़ेगा ही सबको, विरोध करने का प्रश्न भी नहीं उठता, लेकिन और भी दूसरे मुद्दे हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं है कांग्रेस की तरफ से। आदरणीय प्रेम जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा स्पेशल कवरेज न्यूज में कि आपने मुझे जोड़ा। और जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी कि कहीं इनकी प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हर जनमानस का मुद्दा है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे ज्ञान वापी का हो, हमारे नेता अपनी प्रतिक्रिया रखते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बता दूं प्रेम जी, आजकल हमारे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर नाम बदला जाएगा तो देश की सूरत और सीरत बदल जाएगी। कुछ इसी तरह का एक नैरेटिव आज देश में चलने लगा है। हिंदू मुसलमान को दो फाड़ करता हुआ एक रास्ता दिख रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, देखिए ये किसी ज्ञान वापी जो मुद्दा है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक पक्ष का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और आज जो रिपोर्ट मिल रही है कि ज्ञान वापी के अंदर कि शिवलिंग प्रकट हुआ है, शिवलिंग का सम्मान होना चाहिए और शिवलिंग का उसका स्वागत होना चाहिए। अगर शिवलिंग प्रकट होते हैं तो बहुत खुशी की बात, सनातन धर्म उसके लिए स्वागत करेगा। लेकिन मामला तो न्यायालय के अधीन है। अगर न्यायालय कहता है कि शिवलिंग है तो ठीक है, अगर न्यायालय कुछ और कहता है, फैसला देता है कि ये भाई शिवलिंग नहीं है, तो उस पर क्या होगी प्रतिक्रिया? आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई निचली अदालत जो 20-25 साल का अनुभव रखती है वो अपना विचार रखे, ये इसका कारण यही है। देखो प्रेम जी, कहीं ना कहीं जो भारत है धर्म निष्पक्ष राष्ट्र है। अगर विवाद हो तो उसको हल करना जरूरी है, लेकिन विवाद जबरन पैदा किया जाए, रोज नए विवाद पैदा किया जाए, जैसे ज्ञान वापी मामला चल ही रहा है। दीप जी, आपने कहा कि अदालत तय करे कि शिवलिंग है या नहीं है, तो जब अदालत ने उस जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया जहां वो शिवलिंग इन्वर्टेड कॉमा में बोलूंगा पाया गया, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? अदालत ने तो एक तरह से रिकॉग्नाइज किया कि वो शिवलिंग है, तभी तो संरक्षित करने का आदेश दिया। प्रेम जी, मैं इस पर तौर से कहूंगा कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं। अगर वो शिवलिंग कह रहे हैं, अगर कोर्ट कहती है शिवलिंग है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर वो दूसरा पक्ष कह रहा है कि फुहारा है, भाई ये तो कोर्ट को निर्णय लेना होगा, तो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं प्रेम जी, हम न्यायालय अपने कानून पर, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर पूरा भरोसा है। जो रास्ता उच्चतम न्यायालय निकालेगा, जो रास्ता भगवान राम के मंदिर के समय निकाला था, पूरा देश ने उसका सम्मान करा, कांग्रेस पार्टी ने भी उसका सम्मान करा, किसी भी पक्ष ने उसका विरोध नहीं करा। आज हिंदू भी है और मुसलमान भी यही चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देना चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको एक बात कहना चाहूंगा प्रेम जी, आज 900 मस्जिदों का डाटा लेकर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। 100 का तो उन्होंने हलफनामा भी दे चुका है। अगर 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो जिक्र है, अगर कोर्ट उस पर निर्णय करता है तो 900 मस्जिदें खोदी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज देश की दशा और दिशा कहाँ और जा रही है।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज जो मुद्दे होने चाहिए जनमानस के, उसका सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है। आज महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज रुपया कहाँ जा रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, रोजगार का क्या संसाधन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, 1 साल तक किसान धरने पर बैठा रहा उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज चर्चा हो रही है तो हिजाब की, हिलाल की, मंदिर मस्जिद की, ये देखो ये तय करना होगा कि हमें या तो दोनों पक्ष को। दीपचंद जी, वो सारे मुद्दे भी हैं और कौन पार्टी कितना उन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरा है ये भी छिपा हुआ नहीं है। आप जो सामने मुद्दा है ज्ञानवापी, उस पर कांग्रेस कहीं खड़ी दिख नहीं रही है, कोई नेता बोलने नहीं आ रहे और इससे बचने के लिए कह रहे हैं कि ये मुद्दा है वो मुद्दा है। ना आप उन मुद्दों में दिखे ना ज्ञानवापी में दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको मैं बता दूं प्रेम जी, केंद्र सरकार ने जब राम मंदिर मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि हम राम मंदिर के अलावा किसी भी जन्मभूमि से रिलेटिव या तमाम चीजों से रिलेटिव किसी भी मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिख के दिया है। दीपचंद जी गलत उदाहरण दे रहे हैं। केंद्र सरकार कौन होती मुद्दा उठाने वाली और वो क्यों भरोसा देगी? आप भारतीय जनता पार्टी की बात को केंद्र सरकार से मत जोड़िए। मैं सुरेंद्र दुबे आप मैं ये बात बताऊं ना प्रेसिडेंट भाई, अगर गलत लगता है तो आप संशोधन करिए उसमें। आपकी बात समझ में आ गई। सुरेंद्र दुबे सर, आप सुन रहे हैं, चर्चा को सुन रहे हैं, लेकिन हम फिर से उस बात पर आना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, एक तो सिविल जज सुनवाई नहीं करेंगे एक बात, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज में सुनवाई होगी और किसी समझदार ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी जज करेंगे, ये भी बात है। तो इसके क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दोनों बातें कही? देखिए ऐसा है, इसका सीधा सीधा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट को देखें तो जो बॉल उनको खेलने को दी गई थी वो उन्होंने वापस जिला कोर्ट में भेज दी कि तुम खेलो भाई, हम नहीं खेलेंगे। देखिए मुकदमे में पहला काम क्या होता है कि जैसे कोई लीगल ऑब्जेक्शन है 1991 के रिलीजियस एक्ट से, तो पहले कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर ही हैज पावर टू हियर इट और नॉट। तो ये तो वहीं से वायलेट किया गया पहले सीनियर सिविल जज से जो पहले देख रहे थे दिवाकर। वो पूरे मामले के साथ मान लो आप पूरा सब कर लेंगे और बाद में अगर इस नतीजे पहुंचे कि आप 91 के तहत इसको सुनने का अधिकार ही नहीं है, तो आपने कौन सा सिवलिंग निकाल दिया, कौन सा वुजू खाना बंद कर दिया, कौन सा सीआरपीएफ के कमांडर, जो नाटक है कोई मायने नहीं रह जाएंगे जी, इसका कोई मायने नहीं रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तुम ही खेलो, और बड़ी खूबसूरती से उन सिविल जज साहब को बचा लिया जो दिवाकर साहब थे। कह दिया अब डिस्ट्रिक्ट जज खेलेंगे इस बॉल में, वो बड़े अनुभवी हैं। अरे वो सिविल जज जो थे वो भी अनुभवी हैं। आप कभी इस तरह की टिप्पणी सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि हम फला जज को इसलिए भेज दें कि बहुत अनुभवी हैं और वो अच्छा खेल खेलेंगे, या कभी कोई सही। एक महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्याय को जिंदा रखने के लिए हस्तक्षेप करता है, आईना दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और इवन आप देखिए जमानत देने वाली संस्था नहीं है सुप्रीम कोर्ट। देखा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देने वाली भी संस्था बनी हस्तक्षेप के साथ। आजम खान बाहर आए और हमने ये देखा कि जहां सैद्धांतिक फैसला लेना था कि ये सुनवाई होगी कि नहीं होगी निचले अदालत में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया। तो इसका क्या असर इस रूप में पड़ेगा कि देश भर की अदालतें अब वहां के सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अब ऐसे ही मुद्दों को सुनते रहेंगी? क्या इस रूप में नतीजा आने वाला है? अच्छा, ये तो देखिए स्थित है ही कि आप जो हमारे देश में पेंडेंसी है मुकदमों की, इसीलिए है ना कि जब वो सुबह शाम तक मंदिर पर सुनेंगे, सरकारी मुकदमे सुनेंगे, तो कॉमन आदमी तो कोई बात नहीं सुनता। मैं मूल मुद्दे पर फिर आता हूँ, 1 मिनट अपनी बात कहता हूँ, तो उससे हमारे दर्शकों को क्लियर होगा कि आखिर हुआ क्या। एक तरफ से कहा गया जो शिवलिंग, उसको शिवलिंग सर्टिफाई किसने किया? अभी तो कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी थी
और उस रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट सिविल जज ने कोई अपना जजमेंट नहीं दिया था। सर्वेयर की रिपोर्ट पर कोई जजमेंट नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने वो भी किया, और जो और टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की कि बड़ा ये सेंसिटिव मैटर है और हम कोई एक बैलेंस व्यू लेना चाहते वगैरह वगैरह जो कहा, उसका मतलब ये है कि ये मामला कुछ दूसरा मोड़ आगे पीछे लेगा। अभी तो उन्होंने 2 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कि आप तय कीजिए, और वो ये समझ गए कि सिविल जज ने जो प्रोसीड किया वो गलत प्रोसीड किया। आप जब तक ये तय न हो जाए कि यू आर द पर्सन टू हियर इट, तब तक आप कोई मुकदमा सुनवाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने सिविल जज को भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लिया, खुद भी अपने को ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लिया, और डिस्ट्रिक्ट जज को एक ऑकवर्ड पोजीशन में फंसा दिया है कि अब आप तय करिए कि इसमें क्या होना चाहिए। तो ये भी हाँ। जैनन जी हाथ भी उठा रहे हैं और मैं उनके पास आने भी वाला था कि जैनन जी, सुरेंद्र दुबे सर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि अपने आप को भी ऑकवर्ड पोजीशन से बचा लिया, सिविल जज को भी बचा लिया। तो हमारे मन में एक अलग किस्म की भावना हो रही कि क्या अपने आप को और अदालत को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित रूप से उन चीजों का रास्ता दिखाने के लिए होता है जो विवादास्पद मसले हैं। अब एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इस पूरे मामले में जो एक्शन हुआ, जैसे नीचे की अदालत ने, बनारस की अदालत ने एक्शन किया, तो वो सही था या गलत था, उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप रही। एक बात तो ये कुछ बोला नहीं। अगर आप निचली अदालत से उठा के डिस्ट्रिक्ट जज में दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कमी है, तब तो दे रहे हैं। और जब कमी है तो उस कमी को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सामने आया? वो खामोश क्यों है? जी नहीं, यहाँ पे देखिए, मैं कोर्ट कोई भी हो, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि कोर्ट आएगा, एएसआई आएगा, एएसआई पुख्ता करेगा कि ये सिवलिंग है कि नहीं है, और हिस्टोरियन इसको मिलके पुख्ता करेंगे ये सिवलिंग है या नहीं है। और ये जो परिसर है, इसके बारे में मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ बहुत सी किताबों में कि ये परिसर तो मंदिर से ही तोड़ के बनाया गया है। ये सारी चीजें ट्रायल के दौरान एस्टैब्लिश होंगी, सामने आएंगी, सबूत बनेगी। जी बिल्कुल। ये अभी किसी ने मतलब ये तो केवल अखबारों में और जो कुछ मतलब अच्छे वाले मीडिया घराने हैं केवल वही चला रहे हैं कि ये शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। लेकिन आप किसी चीज को कैसे वैध मानेंगे जब तक कि उसका परीक्षण नहीं करेंगे। मेन चीज ये है, फोटो में तो वो कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं ये शिवलिंग है। और इसी चीज को लेके सुबह जब खुदाई हुई थी, जिस दिन वो लेके आए थे कि शिवलिंग मिल गया है, और उसके 1 घंटे के अंदर ही कोर्ट ने कह दिया हाँ शिवलिंग मिल गया, जबकि उसका कोई जांच परीक्षण नहीं हुआ था और शिवलिंग उसको लिख दिया गया, जबकि इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना चाहिए था। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, कोर्ट है तो थोड़ा बहुत जो है उस पर फैसले पे आगे हम देखेंगे, शायद उसमें सुधार हो जाए। या हो सकता है कि अगर वास्तव में शिवलिंग है, जब एएसआई आएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो अपनी तरफ से फैसला लेंगे, तो उसके बाद चीजें होंगी। लेकिन मूल सवाल अब भी वही है कि क्या आप मस्जिद को मंदिर में परिवर्तित कर सकते हैं, या भविष्य में किसी मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करने का ऑर्डर दे सकते हैं कोर्ट या केंद्र सरकार, कोई भी केंद्र सरकार रहे भविष्य में, क्या वो मंदिर को मस्जिद या गिरजा या चर्च में कन्वर्ट कर सकती है कानून केवल लिखने मात्र से कि इसमें वो पत्थर मिल गया? कल को कोई कहेगा कि आपके घर के नीचे मुझे संदेह है कि 12वीं शताब्दी में एक शिवलिंग गाड़ा था किसी के दादा परदादा ने, तो आपके घर की खुदाई होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा गलत नजीर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जी जी, मैं दीप चंद जी के पास आता हूँ। दीप जी, मैंने पहले भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कमिटमेंट किया था, शायद आप उसी की याद दिला रहे थे, कि हम अयोध्या के बाद में हम दूसरे मुद्दे नहीं उठाएंगे। इवन बाद में भी जब काशी में, जब मथुरा में लोग अदालत जा रहे थे तो आरएसएस से भी लोग
पत्रकारों ने प्रश्न किए, बीजेपी से भी प्रश्न किए, तो उनका यही कहना था कि हमारे एजेंडा में फिलहाल नहीं है, हमारी कोई योजना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब भी खुल करके वो सामने नहीं है, लेकिन जो लोग याचिका लगा रहे हैं, जो अदालत में जा रहे हैं, जो लोग डिबेट कर रहे हैं, सब लोग परोक्ष रूप से ये दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें लगे हुए हैं। क्या लगता है 2024 के लिए अगर ये मुद्दा बनता है तो कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी? कांग्रेस भी चुप रह करके क्या मुकाबला करेगी? प्रेम जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। वो तो चाहते हैं कि हमें अयोध्या जैसा कोई मुद्दा मिल जाए, और तो उनको मिल चुका है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से देखो, आपने देखा हुआ यहाँ से दिल्ली से 4-5 औरतें जाती है ज्ञानवापी मंदिर में, और वो याचिका लगाती है कि हमें डेली यहाँ पर पूजा पाठ करनी चाहिए। अरे भाई आप जाइए, कौन रोक रहे हैं? पर नहीं, उन्होंने याचिका दायर करी है। आप अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, तो आप डेली जाइए, ऐसा नहीं हुआ। और वहीं एक देखो उनके मतलब किसी ने, रमन सिंह जो वो भी बीजेपी का ही मतलब सदस्य, उसने आरटीआई लगाई कि 22 कमरे खुलने चाहिए, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेम जी, कि अगर विवाद हो तो उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन विवाद जबरन पैदा किया जाए तो उसको सुलझाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट तौर से बता दूं, अभी तो उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया, फिर ताजमहल का उठेगा, फिर कुतुब मीनार का भी उठेगा। भाई ये तो सारे अभी तो हिंदू हैं बता रहे। तो मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रवक्ताओं से सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई आप तो, मैं तो कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी को पहल होनी करनी चाहिए। जितने भी ये इस देश के अंदर जो मंदिर हैं वो आप रख लीजिए, उस पर तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर ये चाहते ही नहीं है भाई। इन्हें पता है कि अगर यही लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हमें जनमानस के जो मुद्दे हैं उस पर हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये इस चीज को घुमा रहे हैं। इनके पास प्रेम जी 900 मस्जिदों का डाटा लेके चल रही है। अगर आज ज्ञानवापी मस्जिद पे अगर ये कह रहे हैं ये हमारा हक है, तो 900 मस्जिदें खुदेगी। ये मैं इस पर तौर से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज हम हमारी दिशा और दिशा क्या तय करने जा रहे हैं, आज राजनीति किस ओर जा रही है। अगर इतना ही अगर आपको ये लगता है कि भाई अगर हमें औरंगजेब से भी नफरत है तो अच्छी बात है, हमें गोरे से भी नफरत होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है वो वॉइसरॉय बनाया था। तो आज हम 75 साल से उससे भी क्यों ढो रहे हैं? कल कोई ताजमहल पे भी कहेंगे क्योंकि वो शाहजहां ने बनाया। जहां आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो कल को उस पर भी ये मतलब बयानबाजी करेंगे, कल को अपने जामा मस्जिद पे भी बहुत कुछ कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देश के अंदर एक तुष्टिकरण की नीति हो रही है। और लोग ये चाहते हैं, आज हर व्यक्ति हिंदू मुसलमान सब यही चाहता है कि इस देश में अमन सुख शांति रहे। इसमें मैं तो इस पर तौर से कहूंगा प्रेम जी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे किसी पार्टी से हो। मैं तो सभी धर्म और सभी जाति को मानने वाला बंदा हूँ, सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ। लेकिन बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, इसलिए ये कहीं ना जब चुनाव होते हैं उन्हें पता कि अगर इस तरह का हुड़दंग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती है। लेकिन दीपचंद जी, आपके प्रश्न को लेकर के मैं जाता हूँ सुरेंद्र दुबे सर के पास कि राजनीति नहीं होनी चाहिए बोलने से थोड़ी चलेगा। सुरेंद्र दुबे सर, राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, यही तो बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी कह रही है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पैदा करना चाहते हैं, हम अपने अतीत के गौरव को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। आक्रांताओं जो ने हम प्रेम जी राजनीति अगर करनी है तो आप रोजगार पे करिए, एक मिनट, समर्थन मूल्य पे करिए। आज देश पूछ रहा है, आज जो नोटबंदी हुई है उस पर पूछ रहा है। एक मिनट। तो सुरेंद्र दुबे सर, तो ये बीजेपी तो कह रही है कि ये देश के लिए जरूरी है कि हम अपना आत्मसम्मान, अतीत का गौरव हासिल करें, और इसके लिए जरूरी है। तो ये उसका घोषित एजेंडा भी है, राजनीतिक कार्यक्रम भी है, और इसमें बीजेपी कभी शर्माती भी नहीं है। उसने तो राम मंदिर के मुद्दे को अपने घोषणा पत्रों में शामिल किया था। तो ये एक तरफ कांग्रेस कह रही कि ऐसा उनकी मंशा क्या हो, तो उनका कार्यक्रम है। जी देखिए, बीजेपी का एजेंडा साफ है और वो ओपनली कह भी रहे हैं। और अभी तो देखिए कि वो कुछ महिलाओं को भेज देते, कुछ कार्यकर्ताओं को भेजते, और जब कोई शिव जी जब प्रकट हो जाते तब फिर कुछ नेता प्रकट होकर के अपनी बात कहते हैं।
और जिस ढंग से आत्म गौरव लाने की बात की जा रही है और देश का गौरव और राष्ट्रवाद, तो मुझे लगता है एक साल भर का एक वर्ष घोषित कर देना चाहिए, जैसे अमृत वर्ष और फलाने होते हैं ना, गौरव वापसी वर्ष एक 22-23 में मना दें और बता दें, दशक उसमें बता दें कि देखिए 900 मंदिर है ये या मस्जिद है, इनका गौरव को साल भर वापस लाना है। तो एक बार ये गौरव कार्यक्रम और गौरव गाथा खत्म हो जाए तो अगले साल हम उनसे पूछ सके कि भैया वो गौरव काम खत्म हो गया, आपने जो तोड़ फोड़ करनी थी कर लिया, अब कृपा कर बताइए कि गौरव से अगर फुर्सत हो गई हो तो कुछ रोजी रोटी की भी बात कर लें। देखिए हम लोग बहुत खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और हम जो अगर बढ़ रहे हैं तो हम कोई सरकार की निंदा नहीं कर रहे, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि परिस्थितियां जिधर जा रही हैं, अगर किसी मुल्क के वासियों को, किसी देश के लोगों को आप सही बात सोचने से रोक देंगे तो अंततः फिर उनका मस्तिष्क सही बात को सोचना बंद कर देगा। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तो वे सर ये क्या एक ध्यान देने वाली बात नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश जहां पर कि सबसे ज्यादा नौकरी के लिए बेचैनी है, बेरोजगार सड़क पर हैं, हम लोग तो उस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, हर रोज आप उसको उस डिबेट को करते हैं जिसमें अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं और दूसरे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उस प्रदेश में उस मुद्दे पर ध्यान न दे करके ऐसे विषय पर सारे लोग ध्यान दे रहे हैं जिससे रोजगार का मसला हल होने वाला नहीं। देखिए सारे लोग ध्यान इसलिए दे रहे हैं जो वो एक एजेंडे के तहत परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की जा रही कि लोग अन्यथा कुछ न सोचे। तो देखिए बदलता रहता, लाउड स्पीकर बंद हुआ, देखा आपने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाओ, क्या हुआ, एक फिल्म उतारी गई, हाल में अब दूसरी फिल्म लगा दी गई, फिर बुलडोजर नामक फिल्म लगी, आजकल अब उस पर भी बातचीत बंद हो गई, फिर वो ज्ञानवापी नामक तीसरी फिल्म लगा दी गई। तो ये जो लगातार एक षड्यंत्र है और अगर ये हमारे लोग नहीं इसको समझ पा रहे तो वो भुगतेंगे या उनकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, लेकिन वो उसका भुगतान जो अल्टीमेटली देश करेगा। हम आप महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि देश में क्या नैरेटिव बनेगा और हम किस ओर जाएंगे, वो खतरनाक स्थिति है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब तो देखिए जब कोर्ट्स पर भी हम जाते हैं और वो अपनी बॉल दूसरी अदालतों पर डाल रहे हैं तो मतलब ये ठीक रही है। जैनेंद्र जी, एक निराशा जैसी स्थिति लगती है, हम बहुत उम्मीद कर लेते हैं लगता है सुप्रीम कोर्ट से, हम चाहते हैं कि सारी समस्या जो है उसको हल करे सुप्रीम कोर्ट, समस्याएं पैदा करे राजनीतिक दल, सरकारें अपना काम ना करें, केंद्र भी चुप रहे, राज्य भी चुप रहे और सब काम जो है सुप्रीम कोर्ट करे। शायद हम ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जी एक मिनट, जो आपने कहा यही है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि तुम्हारे सारे काम हम ही करें, चुनाव तुम लड़ोगे, सत्ता में तुम जाओगे, संविधान ने तुमको एग्जीक्यूटिव का पावर दिया, तुमको लेजिस्लेचर बनाया, लेकिन तुम हर काम कोर्ट से कराना चाहते हो कि हुजूर आप कर दे, तो कोर्ट उससे बच रही है कि नहीं हम तुम्हारी गेम नहीं खेलेंगे। ये सारे काम सौहार्द पैदा करना ये सब सरकारों के काम है, कोर्ट के काम नहीं है। तो आप देखिए जो आज टिप्पणी की कोर्ट ने कहा बड़ा सेंसिटिव मैटर है और सौहार्द रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तो वो एक तरह से उन्होंने कह दिया ये भाई सरकारों का काम है, ये करें, इसमें हमको न फंसाएं। ये जैनेंद्र जी, आपने हम जो प्रश्न कह रहे थे उस प्रश्न पर नहीं आएंगे, लेकिन एक बात और दिमाग में आ रही है कि वो ये कि जैसे कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई कुछ लीक नहीं होना चाहिए,
पहले अदालत में आ जाए, अदालत देख ले, बाहर में लीक ना हो। अब लीक ना हो ये बात बताने की जरूरत है क्या? लीक हुआ है तो एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। लीक हुआ और एक राजनीतिक मकसद के साथ हुआ, पूरा टेलीवाइज हुआ चीजें, अब सबको पता चल गई कि अंदर क्या मिला और क्या दावा किया जा रहा है, यानी ये जानबूझ करके लीक किया गया। और इस ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको आसानी से सुप्रीम कोर्ट जो है भुला दे रही है और नसीहत दे रही है, लीक मत कीजिए, हम पहले देख लें उसके बाद लीक। जी प्रेम सर, ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, क्योंकि टेक्निकल मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जिनके ऊपर इल्जाम लगा लीक होने का, उनको ही हीरो बनाया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे, वो टीवी चैनलों पर रो रो के कह रहे थे कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि उनके साथ जो फोटोग्राफर गया था वो पर्सनल फोटोग्राफर था जो सारी चीजें बाहर बेचता जा रहा था। और वो केवल इस वजह से था कि जनता की भावनाओं को किसी भी तरह भड़काया जाए। क्यों भड़काया जाए? आज की डेट में 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं या उन्होंने रोजगार खोजना ही छोड़ दिया है। पहले 8.5 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र में थे, 5.5 करोड़ के आसपास रह गए हैं। गेहूं हमारे देश में है नहीं खाने को, इस वजह से जो मिड डे मील है वो बन नहीं पा रहा है। पिछले 1 मई से 6 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में एक भी दिन मिड डे मील नहीं मिला बच्चों को। और गेहूं की हालत ये है कि अगले 3 महीनों तक केंद्र सरकार गेहूं नहीं देगी, गेहूं की जगह चावल देगी। तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि 1962 में 1960 में नेहरू जी लाल किले से कहते थे कि कोरिया में युद्ध हो रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से सामान की किल्लत हो रही है। लेकिन आज पता नहीं कहां मुंह छुपा के चले गए हैं प्रधानमंत्री जी, और बाकी सारे मंत्री आके यही सुबह से शाम तक बोलते हैं कि रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये इन मुद्दों से कोई उनसे सवाल ना पूछे कि आप तो नेहरू जी के बारे में ये कह रहे थे उस दिन, अब आप आके जवाब दीजिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो कोई उनसे ये सवाल ना पूछे। इस वजह से इस तरह के मुद्दे, जैसा कि माननीय सुरेंद्र सर ने भी बताया कि पहले एक फिल्म चल रही थी, दूसरी चल रही थी, अभी तीसरी चल रही है। अभी आप ईदगाह पे भी सेम, जो मथुरा जन्मभूमि है और शाही ईदगाह है, वहां सेम यही केस हरिशंकर जैन जी ने और इनके पुत्र ने डाला है और वो भी चल रहा है। कुतुब मीनार का केस चल रहा है, वो तो भला हो ताजमहल का खारिज कर दिया कह के कि तुम पहले पढ़ के आओ, क्योंकि ताजमहल की जो जमीन है वो खरीदी गई, उसके बदले में 12 कोटियां दी गई थी जो जयपुर के महाराज थे उनके पोते को। तो इस तरह से चीजें चलती हैं हमारे देश में। व्हाट्सएप ज्ञान के भरोसे पे कोई भी कोर्ट में पहुंच जाता है, केवल व्हाट्सएप ज्ञान के भरोसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोजगार और बेरोजगार के बीच में अंतर करके उनको रोजगार दीजिए, आप जो भूखे हैं उनको खाना दीजिए। आप आज की डेट में हालत ये है हमारे यहाँ पर, मतलब संसद में खड़े होके हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं 95 यूनिवर्सिटी 95 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में आने को तैयार है। जब उनसे अगले साल पूछा जाता है तो पता चलता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ पे आने से मना कर दिया, पढ़ाई के मतलब पढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। उनका कहना है कि भैया पहले आप अपना तैयार कर लो, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि आपकी जो प्राथमिकताएं वो दूसरी हैं, आपके यहाँ के कानून दूसरे हैं। तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है कि यूनिवर्सिटीज को कैसे लाया जाए अपने देश के अंदर। 12 यूनिवर्सिटीज को, हमारी जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इस देश की, वो विश्व में 300वें नंबर के बाद शुरू होती है। तो आप पढ़ाई पे, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, और उसके लिए आपको डेली ऐसी फिल्में चाहिए होती हैं जो हर 10 दिन चलें, या कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो 50 दिन चल जाएगी, मतलब कोई मुद्दा 50 दिन चल जाएगा। तो ब्लॉकबस्टर हो गई तो 50 दिन नहीं तो 10 दिन तो चलेगा ही हर मुद्दा, क्योंकि आप हर साल, आपने 6 सालों में पर साल 1200 करोड़ रुपया मीडिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो वो मुद्दे तो जो आपने फेंके हैं वो चलेंगे ही चलेंगे मीडिया में। आप ऐसे ही हर साल 1200 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं दीप जी के पास आता हूँ। दीप चंद जी, ये जो माहौल है, इस माहौल में जनता को अगर दिखेगा, हिंदू श्रद्धालुओं को अगर दिखेगा कि किसी मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिल रहे हैं
और ऐसी चीजें मिल रही हैं जिससे पता चलता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना। तो ऐसी स्थिति में जनता की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं जागृत होंगी। तो इस समय आप देश को जगाने के लिए और प्रायोरिटी बताने के लिए आपके क्या कार्यक्रम है कि आप उधर ध्यान दीजिए, मंदिर बनाने पर ध्यान दीजिए, या कि जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर ध्यान देना जरूरी है? आपके पास क्या कार्यक्रम है? प्रेम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा चल रहा है, ये ठीक उस तरह चला, ठीक 1949 का अयोध्या का जो मुद्दा था वो याद आ गया है। आपको याद होगा कि किस तरह जब बाबरी मस्जिद में रामचंद्र की मूर्तियां रख दी थी और कहा गया था कि भाई श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह मतलब जो वहाँ के जो अजय मिश्रा जी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भावना, हिंदू भावना चाहे हो या मुस्लिम भावना हो, उनको ठेस पहुंचाने का काम करा। जिस तरह उन्होंने वहां की जो चीजें थी उसको लीक करना, जिससे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते थे, लेकिन देश समझ चुका था। लेकिन आज हम कहा, मैंने आपको क्या कहा, ये लोग यही चाहते हैं कि अभी सुरेंद्र जी ने भी यही कहा कि जो जनमानस के मुद्दे उनको भटकाना है, और जनेंद्र जी भाई ने भी यही कहा कि जो जनमानस के मुद्दे उसको भटकाने का है। ये सिर्फ एक पिक्चर तैयार हो रही है। आज अभी ताजमहल को भी कह देंगे ताजमहल है, कुतुब मीनार को कहेंगे जी विष्णु स्तंभ है। अच्छी बात है, जो आप कह रहे हो वो आपका है, सरकार आपके, आप कुछ भी करिए। लेकिन मैंने एक बात कहना चाहूंगा प्रेम जी, जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि ताजमहल अपने शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था, और यही हम पढ़ते आए, शायद आप लोगों ने भी यही पढ़ा था। लेकिन जो आज इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ का जो एक राजनीति चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही चल रही है। और रही बात, इस पर तौर से मैं आपको बता दूं कि आज इनके पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये उसकी फिल्म तैयार करी जा रही है। ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को सुरक्षित रखेगी। मैं आपसे बताना चाहूंगा, इससे पहले अंग्रेजों ने राज करा, औरंगजेब ने भी शासन करके गए, लेकिन नहीं तो हिंदू खतरे में है, नहीं मुसलमान खतरे में है। अगर आज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, और आरएसएस लोग जो इनकी गतिविधियां वो खतरे में। इसलिए ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनमानस के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते, नहीं कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता करता है। जी, मैं सुरेंद्र दुबे सर चर्चा के आखिर में आपके पास आता हूँ, और जो दीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, इसलिए वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि हम लोग तो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मुद्दों के साथ वो मजबूत हुई है, बाकी मुद्दों से उसको मतलब ही नहीं रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही है उसको। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब भी मंदिर मुद्दे को बहुत अरसे से उठाती रही है, और क्योंकि उसको कोई सरकार में बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। एक समय वाजपेयी जी के जमाने में जरूर मिला, लेकिन वो दूसरे ढंग के नेता थे, वो हार्डलाइनर हिंदूवादी नहीं थे। लेकिन जब ये नया दौर आया तो अब इनकी अपनी एक थिंकिंग है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, जबकि वो भी नहीं बनाना चाहते। देखिए, कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ पार्टी और कुछ विचारक, जो बनाना कुछ चाहते कहते कुछ है। जैसे मंदिर अब बन रहा है, तो अब ये जान गए कि मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, तो 2024 के पहले एक ऐसा परसेप्शन बनाए देश में कि नया मुद्दा मिल जाए। तो एक साथ उन्होंने मथुरा और काशी दोनों पकड़ लिया है, और दोनों की इंटेंसिटी आप देखिए तो काफी हाई है। काशी आप देख लिया, ज्ञानवापी में शिवलिंग बाबा मिल गए, और हम तो शिव जी के पुजारी हैं, तो हम भी तैयार मान लेते हैं कि मिल गए, लेकिन हम ऐसे भगवान को नहीं मानते जिनके लिए विवाद चल रहा हो। दूसरी तरफ जाइए मथुरा, वहां के लिए भी कोर्ट ने कह दिया है कि 3 महीने या 4 महीने में आप हल कर दीजिए। देखिए, सारी जगह फिक्सिंग देखिए,
यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज को 2 महीने में निर्णय करना है। आप बात समझिए कैचिंग पॉइंट क्या है। और मथुरा में शायद 3 या 4 महीने का समय दिया कि आप सारी क्लब करके निपटा दीजिए, क्योंकि वो मुद्दे भी आगे भी जाएंगे ना भाई। आप लोअर कोर्ट से हारेंगे या जीतेंगे, आइदर ऑफ द पार्टी, फिर वो हाई कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो एक बारात आएगी, उसके पहले जनवासे में पहुंचनी चाहिए। तो अभी ये व्यवस्था हो रही कि बारात जनवासे में, बारात घर से निकल ले, ताकि ये शोर मच जाए कि हाँ बाराती जो दूल्हा है घोड़ी पर बैठ के निकल लिया है और बैंड बाजा बज रहा है। फिर वो पहुंचेगा जनवासे में, जहां खाए पिएगा, और शादी तो बाद में होती, तब तक देखा जाएगा क्या होगा। तो बाकायदा 2 महीने 4 महीने, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूं। तो जैसे भी किया, बीजेपी ने बड़े खूबसूरती से इस तरह के मामले को 2 महीने 3 महीने और मैक्सिमम 4 महीने में निपटाने की व्यवस्था कर ली। ये 22 में ही मुद्दे को इतना कर दिया, 5 महीने हो गए, मान लो 4 महीने निपटेगा, 6 महीने निपट जाएगा, 7। तो 22 में इस मामले को काशी और मथुरा को बिल्कुल गर्म कर देंगे। जो काम राम जन्मभूमि वाले में वर्षों में ये कर पाए, वो काम ये महीनों में बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और जिसमें विभिन्न लोग वह सुनिश्चित करना समझते हो कि इसका नुकसान क्या होगा। विभिन्न संस्थाएं चाहे या अनचाहे उसमें सहायक बन रही, ये एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी की एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए कि जो काम जनसंघ से शुरू हुआ और वर्षों लग गए तब जाकर के ये सफल हुए, वही काम अब वर्तमान समय में बीजेपी बड़ी खूबसूरती से महीनों में संपन्न कर लेगी। ये सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। जी, इस चर्चा को विराम देने का वक्त हो चुका है और आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुरेंद्र दुबे सर ने अपना समापन जो वक्तव्य है उन्होंने दिया। जैनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहें, उसके बाद। जी 10 सेकंड लूंगा। देखिए, जैसा हमारे बड़े भाई दीप भाई ने बोला कि भाजपा खतरे में नहीं, हमारा देश खतरे में। कवि प्रदीप की एक लाइन याद आ गई, खतरे में वो जो थी, वो आज हमारा देश खतरे में। और दूसरी चीज जो इन्होंने बताया कि 900 मंदिर मस्जिद, तो वो बिल्कुल मान के बैठे हैं कि आज ही उनके ऊपर केस डाल देंगे। लेकिन कुल मिला के मैंने उस दिन भी बताया था, मीनाक्षी जैन जी की किताब आ चुकी है मार्केट में, उसमें 40,000 मंदिरों का जिक्र है और वो आरएसएस की ही दुआ से मार्केट में आई है। और ये हर जगह पे केस को ले जाएंगे धीरे धीरे। ये एक गलत परिपाटी चल निकलेगी तो बहुत विध्वंसक होगी देश के लिए, क्योंकि पहले ही देश में 598 अरब डॉलर जो विदेशी मुद्रा है वो है, और 256 अरब का सितंबर तक भुगतान करना है। और डॉलर की कीमत डेली दिन ब दिन गिरती जा रही है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही है। आज देश की हालत गंभीर अवस्था में पहुंच चुका है। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नए विषय पर अगले दिन नए विषय के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।